गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो, अपन ने रे ऑप्टिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ऑप्टिक्स के बारे में बताया था कि एक्चुअल में शुरुआत कहाँ से हुई, किन किन साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में अपनी थ्योरी दी और कहाँ से क्यों अपन इस पूरे सेक्शन को बाकी पूरे जो फिजिक्स की ब्रांच है उससे अलग क्यों रखते हैं। ठीक है, अभी अपन फिर मैंने आपको बताया था कि अपन न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी पे बेस्ड जो अपना रे ऑप्टिक्स है वो पढ़ने जा रहे हैं और उसी के अंदर मैंने आप लोगों को छोटी छोटी डेफिनेशंस बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो अपने से पूछा जाए कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, या फिर रियल इमेज क्या होता है या वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब जो अपन देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें क्या होगी आप लोगों के आगे जाके काम आएगी, है ना। अब आज अपन जो है वो सबसे पहला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो है रिफ्लेक्शन। आज अपन रे ऑप्टिक्स का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अपन पहला सेक्शन जो देखेंगे वो रिफ्लेक्शन वाला होगा, दूसरा सेक्शन जो देखेंगे वो रिफ्रैक्शन वाला होगा। रिफ्लेक्शंस के अंदर अपने मिरर आएंगे, जिसमें पहला सेक्शन आएगा प्लेन मिरर का और स्फेरिकल मिरर का। फिर रिफ्रैक्शन के अंदर वाटर वगैरह के केस आएंगे और लेंस, सारी चीज़ें जो होगी वो। और फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि इनके कॉम्बिनेशंस के एग्जाम्पल किस तरीके से करने होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में जब अपन चर्चा करेंगे बच्चों, तो रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लो किसी भी, पहले तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि रिफ्लेक्शन आया कहाँ से, है ना, तो क्या होता है कि जैसे मान लो लाइट है, ठीक, अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाली सरफेस को मैं रिफ्लेक्टिव बना दूं, तो क्या करते हैं अपन, किसी एक साइड को ब्लैक पॉलिश कर देते हैं। अब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें क्लियर करी थी कि हम हमारे आसपास के कलर क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि वो जो कलर इमिट मतलब रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज की तरफ आ रहा होगा, मतलब बाकी सब एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, जो कलर रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज की तरफ आएगा वही कलर हम देख पाते हैं। अब सोचो, मान लो अगर मैंने एक तरफ का पार्ट, मतलब दो मीडियम को कनेक्ट करता हुआ जो मीडिया था उसको आपने रोक दिया ब्लैक पॉलिश करने का, मतलब दूसरे पार्ट के अंदर वो एंटर ही नहीं कर पा रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, प्लेन मिरर है, सपोज करना ये प्लेन मिरर अपन बना रहे हैं, तो एक तरफ अपन ने क्या कर दिया है, ब्लैक पॉलिश। ब्लैक पॉलिश करने से फायदा क्या हुआ, लाइट यहां से आई, एंटर हुई, अब उसको दूसरे मीडियम में जाना था, पर किसने रोक दिया, ब्लैक पॉलिश ने, है ना। क्यों, क्योंकि जो उसके ट्रांसमिटेड वाला पार्ट था तो उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लैक पॉलिश ने, और उसी को वापस क्या कर दिया, इमिट कर दिया। अब याद करो, मैंने आप लोगों को ब्लैक बॉडी यानी हीट ट्रांसफर के अंदर एक चीज बताया था, जो जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही इमिट करेगी। इसका मतलब जितना यहाँ पे रेडिएशंस आ रहे होंगे या जितनी लाइट आ रही होगी वो क्या कर देगी, इमिट कर देगी। तो ज्यादातर अपन ब्लैक कलर का यूज इसलिए करते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि लाइट का किसी भी दूसरे मीडियम में जाने से रोकना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि रिफ्लेक्शन में कुछ लॉ थे, है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये पहले तो आया कैसे, इसके बारे में भी अपने को चर्चा करनी पड़ेगी कि सर ऐसा लॉ क्यों बनाया गया, ऐसा कैसे देखा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके पहले मैं आप लोगों को पहले ये चीज बताऊंगा बच्चों कि लाइट हमेशा वो पाथ चूज करती है जिसके अंदर उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगे। क्या बात बोली मैंने, लाइट ऑलवेज चूज दैट पाथ इन विच द टाइम टेकन बाय इट इज शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट टाइम जहां लग रहा होगा ना, हमेशा लाइट उसी पाथ के थ्रू होके जाएगी, और उसी से अपन क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। तो रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करेंगे, देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मैं प्रूव करके बताता हूं। मान लो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, यहां से लाइट आई, आपको पता है ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक, और यहां से लाइट चली गई,
ये हमारा आई एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो ये मैं बोल देता हूं बच्चों एक्स है और ये टोटल लेंथ ऑफ मिरर एल है, तो मैं ये बोल देता हूं कितना हो गया एल माइनस एक्स। ठीक है, ये हाइट अगर मैं कहूं तो h1 है और ये वाली हाइट अगर मैं कहूं तो h2 है। यहां तक तो ये तो मान ही सकते हैं ना अपन कि अगर हमने माना तो ये वाली लाइट है ये ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, ये वाली हाइट h1 हो गई, ये x हो गई, लेंथ ऑफ मिरर आपने जो लिया है वो कितना हो गया l लेंथ का, x वाले पार्ट तक तो इंसिडेंट रे है और l माइनस एक्स वाले पार्ट पे रिफ्लेक्टेड रे। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बात करूं, मैं दूसरे कलर का यूज करूं तो यहाँ पे देखो ये वाली लेंथ कितनी होने वाली बच्चों, h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या चीज बोल रहे हैं कि लाइट ऑलवेज चूज दैट पार्ट इन विच द टाइम टेकन बाय इट इज शॉर्टेज या मिनिमम। तो अगर मैं कहूं इस पाथ के थ्रू, कौन से वाले को, इसको O बोल दो, ये A बोल दो और ये B बोल दो। ठीक है, तो टाइम अलोंग OA क्या लिखोगे भाई, T1 कितना आ जाएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी हो गई, ये हो गई c। ठीक है, अच्छा टाइम अलोंग OB की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई T2, यह आएगा अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन c। ठीक है, अब देखो अपन इसी पे आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि टोटल टाइम टेकन निकालो, तो टोटल टाइम टेकन की बात करेंगे तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा t इज इक्वल टू T1 प्लस T2, जिसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय c प्लस अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन c, यही होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, वी वांट दैट टाइम विल बी मिनिमम। हम क्या चाहते हैं कि ये वाला जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। अच्छा मुझे ये दिख रहा है कि पूरा फंक्शन एक का बन रहा है, किसका, x का, तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर कोई मुझे दिख रहा है कि किसी क्वांटिटी को मुझे मिनिमम करना है, क्या करना है, किसी क्वांटिटी को मिनिमम करना है, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आएगा dt अपॉन dx। निकालो क्या आएगा, 1 अपॉन c तो कांस्टेंट, 1 अपॉन 2 अंडर h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 लिखोगे। भाई ये देखो इसकी पावर 1/2 है, पावर आगे आ जाती है और यहाँ पे से -1 करोगे तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2। फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना, 2x आएगा कि नहीं आएगा। फिर ऐसे ही मैं करूँगा प्लस, इसमें 1 अपॉन c कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर -1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस l माइनस एक्स इंटू -1। अब आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सर ने किस तरीके से डिफरेंशिएट किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि dt अपॉन dx को किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। क्या कर देना है, dt अपॉन dx को किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। तो 0 के इक्वल करते हैं तो देखो क्या आता है, 0 के इक्वल जैसे ही मैंने किया तो देखो ये माइनस वाला पार्ट है उधर चला जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन c। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, क्या बना, x अपॉन अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना कि नहीं बना, -1/2 है, पावर नीचे जाएगी तो रूट में नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, यह आएगा 1 अपॉन c l माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। चलो ये 1/c से 1/c भी कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये कैंसिल किया, क्या देखा भाई, देखा हमने यहाँ पे कि ये आ रहा है x अपॉन दिस। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ
ये θ1 एंगल है और ये कहूँ θ2 एंगल है, लेट्स सपोज, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, ये क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये x अपॉन, देखो x क्या है, बेस, ये क्या है, हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या बन गया हमारे, क्या मैं इसको cos θ1 लिख दूं, क्या लिख सकते हैं। अच्छा इधर भी देखो, क्या L1 L माइनस एक्स, और ये क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस इधर भी बन रहा है, इसका मतलब क्या मैं यहां लिख दूं cos θ2, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अच्छा θ1 को क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं सर cos 90 माइनस आई लिख सकते हैं क्या। देखो नॉर्मल के यहां पे अगर अपन कहें तो ये 90 माइनस आई हो गया। अच्छा ये कितना आ जाएगा, cos 90 माइनस आर, आया कि नहीं आया। अच्छा यहां पे cos 90 माइनस आई क्या, साइन आई, और ये क्या बन गया, साइन आर। इसका मतलब क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चीज देखी भाई, इससे हमने एक चीज देखी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमने यहां पे ये चीज प्रूव करी। तो अब इसमें मैंने क्या क्या पॉइंट देखे थे, एक बार अपन उसको लिख लेते हैं ताकि आप लोगों के उसका बेनिफिट रहे। क्या पॉइंट बोला था, पहला पॉइंट बोला था हमने, लाइट ऑलवेज चूज दैट पार्ट इन विच टाइम टेकन by it is minimum। पहला पॉइंट तो हमने ये देखा कि टाइम टेकन बाय जो लाइट है वो वाला पार्ट चूज करती है जिसके अंदर उसको मिनिमम टाइम लग रहा होगा। ठीक है, दूसरे पार्ट की बात करें अपन तो दूसरी चीज क्या देखी हमने, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि अपन ब्लैक पॉलिश क्यों करते हैं। ये तो आप लोगों को खुद को लिखना पड़ेगा कि ब्लैक पॉलिश क्यों किया जाता है एक तरफ को, ताकि अपन दो सेपरेटेड मीडिया जो है उसमें लाइट को एंटर होने से रोकते हैं। ठीक है, अच्छा वो नहीं रोकेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो रोकना तो हो गया रिफ्लेक्शन और एंटर कर देना ही रिफ्रैक्शन। पर एक चीज देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी लाइट का परफेक्टली 100% रिफ्लेक्शन का पाया जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब आगे जाके जब मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज बताऊंगा कि हर एक लाइट का कुछ पार्ट में तो रिफ्लेक्शन होता है, कुछ पार्ट में रिफ्रैक्शन होता है। पर क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई रिफ्लेक्टिंग बॉडी बनाई तो वहां पे क्या होगा कि आप रिफ्लेक्शन का पार्ट ज्यादा कर देते हो और रिफ्रैक्शन का पार्ट कम कर देते हो। जैसे मान लो आपने ब्लैक पॉलिश कर दिया, अच्छा सा मिरर बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, वहां 90% पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, 10% पार्ट क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये अपन ने देख ही लिया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तीसरा क्या होता है, एक चीज ध्यान में रखना है बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। जैसे मैं यहां पे कहूं तो ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। तो मुझे बताओ ये तीनों किस में होंगे, सेम प्लेन में। तो ये ध्यान में रखना है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all are in same plane, all are in same plane, सेम प्लेन के अंदर होते हैं। तीसरी चीज क्या है, अब देखो होमोजीनियस मीडियम में, मतलब लाइट जिस मीडियम से एंटर हुई उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब अपन क्या कहेंगे, जैसे कुछ बच्चों का सवाल यहाँ आ सकता था कि यहाँ वेलोसिटी सी ही क्यों ली, होमोजीनियस मीडियम में एयर वाला मीडियम हमने ले रखा है, एयर वाला मीडियम है तो वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मेरे से कोई पूछे कि अगर हमने सर ऐसा किया
कि पानी के अंदर लाइट का सोर्स रख दिया और पानी वाली सरफेस ऊपर की जो थी उसको पॉलिश कर दिया या ऐसा कुछ डिजाइन किया कि लाइट बाहर नहीं जा सके, तो क्या वहां रिफ्लेक्शन होगा? क्या बिल्कुल होगा, है ना। आप ऐसा मत सोचना कि पानी के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, होता है। होमोजीनियस मीडियम में अगर ये समझ लो कि लाइट अगर जिस मीडियम से एंटर हुई थी और उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो वहां पे हमेशा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट उस जगह पे क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। तो अपन ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर आप, मैंने वो जो एग्जांपल बताया कि वाटर टू वाटर, है ना, ऑयल टू ऑयल, मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए रिफ्लेक्शन वहां पे होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, अब देखो मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स बताता हूं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो था जो मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूव करके बताया। अब देखो, जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे से बोला जाए कि यार हमने एक मिरर डिज़ाइन किया, क्या किया? मिरर डिज़ाइन किया, और ऐसा मिरर है जिसके अंदर के पार्ट को मैंने क्या कर दिया? ब्लैक पॉलिश, ब्लैक पॉलिश। इनसाइड पार्ट जो है उसको मैंने क्या कर दिया? ब्लैक पॉलिश कर दिया। ठीक है भाई, आपसे ये बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि ये जो प्लेन मिरर है, ये जो प्लेन मिरर है वो आपको दे, सॉरी, ये जो मिरर है, मिरर इज इन फॉर्म ऑफ पैराबोला, mirror is in form of parabola whose equation is y square is equal to 2x, जिसकी इक्वेशन किससे दी जाती है? y square is equal to 2x। ठीक है, आपसे बोला गया कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, क्या हुई? लाइट जो है वो इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। ठीक, क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब देखो, पहला क्वेश्चन ही मैंने बहुत अलग करा दिया कि ये तो दिमाग की ही बात हो गया कि ये कहाँ से करें, इसमें कहाँ से कहाँ तक रिफ्लेक्शन की चीज़ें हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है। देखो, इसको बिल्कुल बेसिक से करो। बेसिक से कैसे करने का है भाई? यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, मुझे बताओ अगर मैं इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, किस पॉइंट पे? जो ये अपना पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन और सॉल्यूशन वाला पार्ट अलग हो जाएगा। देखो, मान लो ये अपन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये वाला पॉइंट है मेरा जहां पे लाइट जो है वो स्ट्राइक हो रही है। क्या हो रही है? लाइट स्ट्राइक हो रही है। मुझे एक चीज बताओ, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट खींचूं, यहाँ पे टेंजेंट खींचूं तो ऐसे टेंजेंट खींचेगी ना, ठीक है। अच्छा, यही टेंजेंट खींचेगी तो इस टेंजेंट का, ये देखो ये मैंने लाइन बनाई, इस टेंजेंट का अगर मैं ये कहूँ थीटा बताओ या ये मैं कहूँ स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो कैसे कहोगे भाई? टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा भाई? हमें सर दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और आपने ही बताया था कि स्लोप जो दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? dy बाई डी एक्स से। तो क्या करें? 2y dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2। सही है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो स्लोप की वैल्यू क्या आई? स्लोप की वैल्यू आई हमारे पास कितना? 1/y। क्या निकल के आई? 1/y। अब आप सोचेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों करवाया, तो कारण सुनो बच्चों, मुझे पता है यहाँ मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ऐसे ही बनेगा, 90 डिग्री पे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मुझे बताओ, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा r,
है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आर एंगल हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अच्छे से क्लियर कर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ये वाला एंगल सोचो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो अब मुझे एक और चीज बताओ, अगर मैं ये एंगल जो भी मानूंगा ये परपेंडिकुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा? अपने पास ये वाला तो परपेंडिकुलर होगा, तो अगर मैं इसको कहता हूं थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? सोचो, अगर मैंने ये कहा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो अपने आप कितना हो गया? थीटा। तो हमें एक चीज पता है यहां पे कि ये और ये दोनों एंगल, ये और ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि देखो यहां से ऐसे जा रही है और इधर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखेंगे कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, रिफ्लेक्शन का लॉ तो यही बोलता है। और हमें यह भी पता है I प्लस R की वैल्यू 90 डिग्री है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आएगी कि नहीं आएगी? I की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब ये I की वैल्यू 45 है, तो ये 45 हुआ, तो ये भी कितना आ जाएगा? 45 आएगा। अब अगर ये 45 है तो ये थीटा भी कितना होगा? 45। यानी स्लोप की वैल्यू, स्लोप जो है वो कितना आया हमारे पास? 1045। और हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए? 1/y होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो 1 इज इक्वल टू 1/y, तो क्या y की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो जब ये यहाँ पे वो ये आई, अच्छा ये क्वेश्चन में ये दे रखा है आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट बिकम पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है ना, तो यहां पे देखो y की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे x कोऑर्डिनेट भी निकालना है, क्या करें? y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। यानी जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 1/2, 1 होंगे। कितने होंगे? 1/2, 1। ठीक है। अच्छा और देखो छोटी छोटी बातें बताता हूं मैं। मान लो अपने से बोला जाए कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? क्या बोला जाए? नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब हो गया बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 0। जैसे समझना बात को, मान लो ये हमारी कोई सरफेस है, ये हमारे नॉर्मल की डायरेक्शन है। किसकी है? ये नॉर्मल की, है ना। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस यानी एंगल का मतलब 90 डिग्री। नहीं, एंगल का मतलब 90 डिग्री नहीं हुआ है। आप ऐसे कह सकते हो कि उस सरफेस से 90 डिग्री पे आ रहा है, यानी यहां पे जो लाइट आ रही है ना वो ऐसे आ रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। तो अगर मेरे से पूछा जाए फिर, तो यहां पे आप कह सकते हो ये कितना होगा? रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर हमारे से नॉर्मल इंसिडेंस की बात पूछी जाए तो आप ये कह सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। तो रिफ्लेक्शन एंगल भी जो आएगा, रिफ्लेक्शन एंगल वो भी तो किससे मेजर किया जाता है? नॉर्मल से ही, तो 0। तो अगर मैं आपसे कहूं, देखो ये भी पूछा जाता है डिफ्लेक्शन, एक नई टर्म जो होती है वो क्या पूछी जाती है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का खुद के पास से घूम जाना। क्या कहलाता है? द रोटेशन चलो तो देखो अपन इसी से आगे बढ़ते हैं। डिफ्लेक्शन के बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर रहा था।
डिफ्लेक्शन में आप लोगों को बता रहा था कि डिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, जब भी किसी लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से अगर वो घूम जाती है, वो कैसे भी घूमे, चाहे वो रिफ्लेक्ट होके घूमे या फिर रिफ्लेक्ट होके घूमे, कैसे भी अगर वहाँ पे उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसकी डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा होता है वही डिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था कि लेट सपोज ये एक प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर है। अब मुझे बताओ, ये हमारी इंसिडेंट रे है ना, आई, जिसे मैं बोल देता हूँ, है ना, जानी ऐसी चाहिए थी ना। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट बिल्कुल ऐसे जाती। मिरर लगाते ही आपने क्या कर दिया, इसको इधर भेज दिया। क्या करा? इधर भेज दिया। तो ये हमारी क्या हो चुकी? रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये फाइनल है। ये क्या है? फाइनल। और ये हमारी क्या थी? इनिशियल। तो मेरे से अगर पूछा जाए डिफ्लेक्शन या डेविएशन, जिसे आप कह सकते हो डेविएशन, ये टर्म भी यूज की जाती है कि डेविएशन बताओ। तो देखो डेविएशन कैसे निकालेंगे बच्चों। ये हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, इससे ये एंगल ही तो हमारा है ना। अब अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन है, कैसे देखेंगे? देखो आई है, ये भी आई होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो मुझे बताओ, क्या ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा? कैसे होगा? ये लाइन अगर मैं सीधे आगे बढ़ाऊं तो ये पूरी की पूरी 180 डिग्री हुई ना। उस 180 डिग्री में से अगर मैंने दोनों एंगल यानी 2i को माइनस कर दिया तो वही तो आंसर है। यानी अगर मैं यहां पे कहूं डेविएशन, तो डेविएशन का आंसर क्या आएगा भैया मेरे पास? 180 माइनस 2i एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान में रखना बच्चों, आपका आंसर इसके बिना पे कोई गलत ये नहीं मानेगा कि करेक्ट है, जब तक आप ये स्पेसिफाई नहीं करोगे 180 डिग्री माइनस 2i एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि देखो एक और पॉसिबल आंसर है, कोई कहे कि सर आपने ये क्यों बोला, कोई मेरे से कहे कि सर आपने ये आंसर क्यों दिया, मैं तो ये मेजर करूंगा। तो करो, ये मेजर करोगे तो फिर आंसर क्या आएगा? देखो ये मुझे यहां तक का तो 180 दिख रहा है, इसमें ये दोनों आई जोड़ दूं, पर ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज। यानी डिफ्लेक्शन डेविएशन का आंसर क्या है? ये 180 प्लस 2i भी होगा, पर कैसे? क्लॉकवाइज। तो अपने को तो हमेशा ये ध्यान में रखना बच्चों, ऐसे नहीं निकालना है, ये याद नहीं रखना है अपने को। ये मैं तरीका बता रहा हूं, जब अपन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस के बाद ये चेक करेंगे कि उसका डेविएशन कितना आया। तो अपने को क्या करना है? पहले इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन बनानी है। फिर आपको जो लग रहा है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसमें वैसे ही करेंगे अपन जैसे अपन करते थे कि इनसाइड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो आउटसाइड अपने आप क्या हो जाती है? नेगेटिव। तो वैसे अपन इसमें भी क्या करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज अपने आप क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। एक इसमें थोड़ी अलग सी टर्म जो आती है वो आता है ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या बात बोली मैंने? ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस का जो मीनिंग होता है या ग्रेजिंग इंसिडेंस का जो मतलब होता है, इसको ग्रेजिंग इमरजेंस या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ग्रेजिंग इमरजेंस भी हो सकता है। इमरजेंस भी वही है, इंसिडेंस भी वही है, क्योंकि आप ऐसे समझ जाओ कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। क्या बोला? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो? 90 डिग्री। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, कोई सी, जरूरी नहीं हमेशा प्लेन मिरर बना है, यहाँ पे वो स्ट्राइक हुई, ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। तो यहाँ से 90 डिग्री पे अगर कोई लाइट आ रही है ना। अब आप सोचोगे कि सर ग्रेजिंग इमरजेंस और इंसिडेंस आप सेम क्यों बोल रहे हो? भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो मैं ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलूँ या फिर ग्रेजिंग इमरजेंस बोलूँ, बात तो वही हुई ना। यानी लाइट का पैरेलल सरफेस के आना और पैरेलल ही चले जाना। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री हमारा इंसिडेंट था और यहां पे भी ये 90 डिग्री क्या था? रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो इसलिए मैं इसको ग्रेजिंग बोल रहा हूं। ग्रेजिंग का मतलब क्या हुआ? व्हेन एवर लाइट कम्स पैरेलल टू द सरफेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट वेंट पैरेलल टू द सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होगा, तो वहां पे उसको ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलो या फिर इमरजेंस बोलो। ये वर्डिंग यूज की जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
क्योंकि वहां पे आप लोगों को क्वेश्चन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां पे हमारे को ये चीज क्या बोल दी है, क्या बता दिया है कि ग्रेजिंग इमरजेंस या ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में बहुत सारे केस है, तकरीबन मैं आप लोगों को 9-10 केस बताऊंगा जो एग्जाम्पल के वेरिएशंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वही 9-10 जो वेरिएशन है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है 9-10 है या कितने हैं, पर अपन ये देखेंगे कि सारे वेरिएशन उसके अंदर कवर कर सकें। प्लेन मिरर जो होगा वो 1-2 दिन प्लेन मिरर ही चलेगा, फिर उसके बाद अपन क्या आएंगे, रिफ्लेक्टेड पार्ट में आएंगे। ठीक है, चलो मान लो आपसे बोला जाए पहला अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, प्लेन मिरर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लेन मिरर, यानी वन साइडेड ऑफ ए फ्लैट ग्लास ब्लैक पॉलिश्ड। फ्लैट ग्लास होना चाहिए, एक साइड को आप क्या कर दो, ब्लैक पॉलिश कर दो। ठीक है, तो वेरिएशन नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला वेरिएशन टाइप 1 जिसे आप कह सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चलो देखो। मान लो हमें बोल दिया जाए कि ये 2 मिरर है और जो कि क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से समझना, अच्छे क्वेश्चन है। और आपको बोल दिया है कि ये लाइट आई है, क्या है, ये लाइट आई है, यहां से बनाती हुई कितना, 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए फाइंड आउट द टोटल डेविएशन आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, कि 2 लगातार रिफ्लेक्शन के बाद जो इसका डेविएशन आ रहा होगा उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, सेकंड आपको यह भी बताना है क्वेश्चन के अंदर कि क्या तीसरा रिफ्लेक्शन, जैसे फर्स्ट तो यहां से हो गया, दिख रहा है मुझे कि ये डायरेक्ट रे गिरी, पहला रिफ्लेक्शन तो यही करा देगा, दूसरा ये। ठीक है, क्या तीसरा रिफ्लेक्शन इससे होगा क्या, अब इसको इंग्लिश में तुम अपनी मर्जी से लिख लेना है। तीसरा रिफ्लेक्शन पहले मिरर से हो, रिफ्लेक्शन डज थर्ड रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम मिरर 1। ठीक है, पहले मिरर से क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखो जो बातें मैं बता रहा हूँ बच्चों, पहली चीज़ तो ध्यान से अच्छे से सुने, क्या है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप लोग फ्री हैंड डायग्राम बनाओगे। कुछ बच्चे नोट्स में बनाने के लिए पेन पेंसिल लेके बैठ जाएंगे, स्केल ले लेंगे, मिरर बना देंगे, नॉर्मल की डायरेक्शन बना देंगे, कुछ नहीं। कंसेप्ट्स को पकड़ना, मैं पूरा रे डायग्राम आप लोगों को बना के बताऊंगा कि किस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूरी ज्योमेट्री को देखना और इस क्वेश्चन को पूरे लास्ट तक देखना कि कैसे मैंने इसका रे डायग्राम बनाया। चलो तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा का सीख लिया ना
तो ऐसे के 10 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अब कैसे? सबसे पहला काम सर हमने तो बना दिया। अच्छा, कभी एक मिरर मत बनाओ, कभी एक मिरर मत बनाओ, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चों को डर लगता है कि सर हम यहाँ पे 2 मिरर बनाएंगे तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से ये रे आई, यहां से ये रे आई, ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ ये एंगल कितना? 60। ध्यान से अच्छे से क्लियर करके समझना, ठीक। अगर मैं यहां कहीं पे नॉर्मल खींचूं, क्योंकि दूसरा रिफ्लेक्शन आप इधर ही चाहते हो ना, तो मैं क्या चाहता हूं कि यहां पे मैं नॉर्मल तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, कहीं पे भी बनाऊं। मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं कि तीसरा रिफ्लेक्शन यूं जाएगा कि यूं आएगा, क्योंकि उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा ना कि तीसरा रिफ्लेक्शन इससे आएगा कि नहीं आएगा। फिर अपने को तो देखो डेविएशन तो बहुत इजी है। जो लाइट का पाथ था उसमें 180 डिग्री में से कितना माइनस करना था? डबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ध्यान से समझो, क्या लाइट यूं जाएगी? ठीक है, कितना एंगल बनाते हुए? 45 से आई थी, 45 से ही जाएगी। मुझे बताओ ये एंगल कितना हुआ? अगर मैं इसको दूसरे पेन से लिखूं तो क्या लिखूंगा? कितना? 45 होगा या नहीं होगा? मुझे बताओ कहीं पे भी ये ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये एंगल भी इंक्लूड होगा, ये एंगल भी इंक्लूड होगा, होगा या नहीं? ये 60 है, टोटल सम कितना होगा? 105। एक ट्रायंगल के जो एंगल है उसका सम कितना होना चाहिए? एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होना चाहिए? तो अगर हमारे से पूछा जाए तो सर 180 डिग्री होगा, यानी 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 45 है, ये 60 है, तो मेरे पास चॉइस कितने की है? 75 की, 75 की, क्योंकि ये और ये दोनों मिलके ही 105 हो चुके हैं। तो मेरे पास मैक्स टू मैक्स एंगल की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? वो है 75 डिग्री की। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं नॉर्मल से इधर लाइट आती हुई बनाऊंगा तो क्या पहले से ही नॉर्मल का 90 डिग्री तो ऐड कर चुके हो? फिर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे सपोज करना, मैं फिर इसको मिटा दूंगा। मान लो मैंने ये नॉर्मल बनाया और लाइट इधर इंसिडेंट कराती हुई बनाई, लाइट इधर इंसिडेंट कराती हूँ, क्योंकि यही लफड़ा पड़ता है पूरे क्वेश्चन के अंदर कि सर लाइट इधर बनाओ कि इधर बनाओ नॉर्मल के। तो मुझे बताओ क्या नॉर्मल जैसे ही बना दिया बेटा यहाँ पे 90 डिग्री हुआ और सम इंसिडेंट एंगल कुछ भी रहा होगा, होगा तो सही ना। तो जब ये हो चुका है तो मुझे बताओ 90 प्लस एंगल आ चुका है, क्या ये हमारी ज्योमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितने एंगल की है? 75 की। आप तो 90 प्लस पे जा चुके हो, यानी लाइट उधर तो नहीं जाने वाली। तो फिर लाइट किधर आएगी? इधर की तरफ। तो लाइट कैसे आएगी? मतलब मुझे अगर यहाँ पे नॉर्मल वगैरह बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? देखो ध्यान से अगर अपन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल। अब मुझे बताओ ये एंगल मेरे लिए कितना होगा? 75 ही हुआ ना। बात समझ में आई मैंने क्या कहा था कि ये टोटल एंगल मेरे पास पॉसिबिलिटी जो है वो 90 डिग्री के लिए, मतलब मैक्सिमम 75 की है। अगर मैं नॉर्मल से उधर लेता तो 90 प्लस एंगल होता और ट्राइंगल का जो लो है वो फुलफिल ही नहीं होता। अब फुलफिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखो 60, 45, 75, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या 15 डिग्री का हुआ ना, क्योंकि ये टोटल भी तो 90 होना चाहिए। तो 75 प्लस 15 कितना होता है? 90। तो क्या लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके यूं जाएगी क्या? कितना एंगल बनाते हुए? 15 डिग्री का। ठीक है, अब अपन पहले सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर आ चुका है। डज थर्ड रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम मिरर 1? नहीं, मैं डायरेक्ट यहां लिखूंगा नो, कैपिटल्स के अंदर। ठीक, अब देखो एक बार आपने अच्छे से रे डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी आएगा। देखो यहां लाइट ऐसे आनी चाहिए थी। जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने कहा था ना, याद मत करना 180 माइनस 2i, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ याद नहीं करना है। उसके हिसाब से देखो यहां पे लाइट ऐसे आ रही थी, यूं घूम गई। कौन सी डायरेक्शन है भाई? क्लॉकवाइज है। अच्छा क्लॉकवाइज है तो 180 में से ये 90 माइनस कर दो, 2 इंटू 45 क्या लिखोगे? 180 माइनस 2 इंटू 45। कौन सा? क्लॉकवाइज। डेविएशन नंबर 1। डेविएशन नंबर 2 बताओ
क्या लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, यूं घूम गई, जानी यूं चाहिए थी, यूं घूम गई, कौन सी डायरेक्शन हुई है, क्लॉकवाइज। क्या लिखोगे 180 माइनस 2 इंटू 15 डिग्री, ठीक है, क्या लिखूं क्लॉकवाइज। ये D2 हो गया, ये D1 हो गया। क्या लिखोगे डी नेट डेविएशन टोटल कितना आ जाएगा, ये देखो 180 माइनस 90 डिग्री कितना 90 क्लॉकवाइज, प्लस ये कितना 180 माइनस 30 डिग्री, क्या क्लॉकवाइज है तो प्लस कर दो, कितना आ जाएगा ये 150, कितना क्लॉकवाइज। अब देखो सुनना, हो सकता है ऑप्शन में ये ना मिले, क्योंकि जैसे ही आपने सोल्व किया ये आ गया 240 क्लॉकवाइज, पर आपने ऑप्शन देखा कि सर यार ये तो 240 डिग्री क्लॉकवाइज तो ऑप्शन में नहीं दिखा, तो फिर ये देखो कि 360 में से 240 को माइनस कर दूंगा तो 120 डिग्री आएगा। अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज ऐसा ऑप्शन दिख गया तो भी सही है। अरे यार 240 क्लॉकवाइज कहूं या 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहूं, बात तो बराबर ही है ना। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, तो देखो ये हमारी रेफरेंस लाइन है, जो व्हाइट कलर की चौक है ना, इसको समझना, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। मैं इधर से यूं घूमा 60 डिग्री, आपके लिए कितना घूमा मैं एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा 60 डिग्री, क्लॉकवाइज कहूंगा तो कितना घूमा 300 डिग्री। तो आपने क्या किया है, बेसिकली 360 में से माइनस ही किया है ना। तो जब हमारे से बोला जाए कि कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी है, तो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। हो सकता है ऑप्शन में हमारे को 240 डिग्री क्लॉकवाइज ना मिले, तो हम वहां पे 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी निकाल सकते हैं। अब जल्दी से आप लोग वीडियो को खुद ही पॉज करके, जब भी आप देखो वीडियो को खुद पॉज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की करना, ठीक है। ये कि हमें दे दिया ,30 डिग्री और ये 75 डिग्री, वही सेम क्वेश्चन है। मैं वापस से पूरी चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, मेरे भी हाथ दुख जाते हैं। 1 मिनट का मैं आप लोगों को विद इन द वीडियो टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके निकालो, नहीं तो मैं इसका रे डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दूंगा जल्दी से। मैं शुरुआत में इसलिए स्लो चल रहा हूं क्योंकि अगर आप लोगों को एक बार रे डायग्राम बनाना आ गया तो आप लोग सब सीख जाओगे। ठीक है, चलो 1 मिनट का समय समाप्त। सोल्व करने के लिए तैयार। तो मैंने बनाया ये मिरर, यार ये 45 डिग्री 75 का लगेगा नहीं, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये लो 10 सेकंड और मिल गया आप लोगों को। क्या करें, लाइट को इंसिडेंट कराया, जैसे मैंने तरीका बताया था। 30 डिग्री है, कितना है ये 75, कितना है 75। कुछ बच्चों का मानना है कि यहाँ से जब आप बनाओगे, सोचो यहाँ से आपने बनाई, कितने एंगल पे बनाओगे कि 30 डिग्री पे बनाएंगे साहब, बना दो। मैंने जैसा कहा था वैसा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या 75। कलर दूसरा, क्या यहाँ पे आ गया 60 डिग्री,
यहाँ पे 60 डिग्री। ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम 180 डिग्री हो कितना रहा है 75 प्लस 60, 75 प्लस 60। ये ध्यान में रखना। चलो मैं आपको याद करना ही बता देता हूं, तुम लोग याद कर लो, ठीक है। कैसे याद करेंगे? अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री से आ रहा है ज्यादा, इन दोनों एंगल का सम आ रहा है 90 डिग्री से ज्यादा, तो नॉर्मल ऊपर बनेगा, रे इधर की तरफ बनेगी। बात समझ में आई? आप लिख लो कि इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो नॉर्मल ऊपर, ठीक। और अगर इन दोनों एंगल का सम लेस देन 90 डिग्री, तो नॉर्मल नीचे, ठीक है। अब कैसे? देखो यहां पे जब आपने बनाया, ये मैं ऐसे भी नहीं, आप ऐसे बना दो, कैसे? लाइट ऐसे गई, यूं, ये नॉर्मल बना दो। क्या बना दो? कैसे? ये हमारा नॉर्मल हो ही गया, लगे नहीं लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को नहीं लग रहा होगा कि सर ये नॉर्मल अच्छा सा नहीं बन रहा है। अब यार फ्री हैंड में तो डायग्राम ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जब अपन यहाँ पे नॉर्मल का डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। मान लेता है यार 90 डिग्री का। अब देखो ये 75, ये 60, कितना हो गया? ऐड करेंगे तो ये आ गया 135, ये आ रहा है ना 135। हाँ 135 आया, तो 135 आया, तो अब बचा कितना? 45 डिग्री। कितना बचा? 45 डिग्री। तो ये 45, तो ये भी 45। क्यों? क्योंकि ये टोटल एंगल नॉर्मल से कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। तो लाइट अगर 45 पे आ रही है तो क्या 45 पे ही जाएगी? 45 पे आ रही है तो क्या 45 पे ही जाएगी? चलो, तो क्या मुझे बताओ, तीसरा रिफ्लेक्शन आएगा क्या? कैपिटल्स में क्या लिखेंगे? थर्ड का आंसर, सेकंड वाले का नो। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, डज द थर्ड रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम मिरर 1? नो, ठीक। अब अपन पहले वाले का छापते हैं। कैसे छापेंगे? कि लाइट ऐसे आनी चाहिए थी, यूं चली गई, तो D1 क्या लिखूंगा? D1 लिखूंगा 180 माइनस 2 इंटू 30। और मैंने क्या कहा था? जब तक आप लोग स्पेसिफाई नहीं करते हो डेविएशन का कोई मतलब नहीं है। कितना? ये आ जाएगा हमारे क्लॉकवाइज। आंसर कितना आ गया? ये आ गया 120 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या आ जाएगा? 120 डिग्री क्लॉकवाइज। चलो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? D2 की। तो D2 के लिए क्या कहोगे? लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, यूं चली गई, क्या लिखे? 180 माइनस 2 इंटू 45। क्या ये भी क्लॉकवाइज? तो कितना आया? 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं D नेट की, क्या आ जाएगा? D1 प्लस D2 कितना आया? 90 प्लस 120 क्लॉकवाइज कितना आ गया? 210 क्लॉकवाइज। कितना आ जाएगा? 210 क्लॉकवाइज। तो क्या आंसर में मैं फर्स्ट का ये लिख दूं 210 डिग्री क्लॉकवाइज? क्या 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी आंसर है हमारा, ठीक है। चलो, तो ये था अपना पहला टाइप। अब देखो इसी टाइप को मैं थोड़ा डिफिकल्ट करता हूं। डिफिकल्ट कैसे किया जाता है? डिफ़िकल्ट किसी भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, पर अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आपको वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा। और रे ऑप्टिक्स में तो भैया फॉर्मूले लगाने हैं, पर फॉर्मूले के साथ आपको रे डायग्राम भी आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखना, हेडर पे आप लोग ये चीज़ लिख लेना हमेशा,
कभी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए सिंगल रे नहीं बनाई जाएगी। इमेज फॉर्मेशन के लिए कभी भी अगर कोई आपसे कहे कि इस प्लेन मिरर में इसकी इमेज बनाओ, हालांकि अभी अपन वो एग्जांपल देखेंगे, उस टाइम भी मैं ये चीज़ बताऊंगा, पर अगर मेरे माइंड से मिस हो जाए तो ये चीज़ ज़रूर आप लोग लिख लेना कि कभी भी अगर हमारे से बोला जाए कि प्लेन मिरर के अंदर जब या कोई सा भी मिरर हो, हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे की ज़रूरत पड़ती है। सिंगल इंसिडेंट रे से कभी भी अपन वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। चलो चलते हैं, चलो दूसरे एक अच्छे क्वेश्चन पे। अच्छे क्वेश्चन में क्या है, एक तो आप लोग एक खुद से सॉल्व करने के लिए ये वाला क्वेश्चन लिख लो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। क्या कि ये 45 डिग्री है ना, और आपसे बोला हुआ है कि ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे बना रही है हमारे को 60 डिग्री। क्या कर रही है, ये 2 मिरर है, 2 मिरर के बीच में ये मिरर 1 हो गया, ये मिरर 2 हो गया, तो मिरर 1 और मिरर 2 के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल बना रही है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या है, पहला तो वही, फाइंड आउट टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। सेकंड पार्ट क्या है, वही डज थर्ड टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 कर लेना है ना, आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज थर्ड रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम मिरर 1। क्या तीसरा रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर 1 से आएगा क्या, और अगर हाँ, ऑब्वियस सी बात है हाँ ही होगा तभी तो मैं दे रहा हूं, है ना। तो इफ यस, फाइंड आउट टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है जिसके अंदर आपको ये बताना है कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन कितना होगा। ठीक है, अब देखो एक और जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट करके बताता हूँ। डिफिकल्ट इन द सेंस, मान लो हमें इंसिडेंट एंगल नहीं दिया जाए, ये तो आप लोगों का होमवर्क है ना। होमवर्क मतलब जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे या जो भी बच्चे देखें वो खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना कि किस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना है। अब देखो मैं इसको थोड़ा डिफिकल्ट करता हूँ। कैसे डिफिकल्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। मान लो ये और ये हमारा दूसरा मिरर, ठीक, इसमें ये है हमारा नॉर्मल, क्या है नॉर्मल, और ये लाइट आ रही है यूं। फिर आप कहोगे कि सर डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस ये है कि ये एंगल है 60, कितना है 60, और ये है आई। अब डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, पहले जो मैं एंगल दे के रखता था वो मैंने नहीं दिया। अब अगर वो एंगल नहीं दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। तो चेंजेस आ चुके हैं तो फिर अब क्या करें, ये एंगल आई है, ये 60 डिग्री है, बताओ क्या करें। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई इफ पॉसिबल, ये भी लिखा हुआ है। ये लो, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा तूफानी हो चुका है। अब तूफानी इन द सेंस क्यों, आई भी पूछा है और बोला इफ पॉसिबल, मतलब ऑप्शन भी बहुत भारी हो सकते हैं। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई इफ पॉसिबल सो दैट
light so that ray become parallel, ray become parallel to mirror one, लाइट जो है वो रे जो है वो सेकंड फर्स्ट मिरर के पैरेलल हो जाए आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। क्या है कि दो रिफ्लेक्शंस के बाद, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो है वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो चलो इसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट करें। तो कैसे करेंगे, ये सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन नहीं है। क्या जाएगा, ये मैंने बनाया, ये 60 नहीं है ना, 60 डिग्री बनाना है अपने को, तो ये मैंने 60 डिग्री बनाया। ठीक है, ये हमारा लाइट का आई एंगल। तो अब क्या करें, यहां पे ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। अब सर ये तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो चुका है। कैसे, आपने तो इन दो एंगल से देखना बताया था कि नॉर्मल किधर बनाएंगे। अब हम क्या करें, नॉर्मल किधर बनाए, क्या करें, नॉर्मल किधर बनाए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो नॉर्मल बेटा देखो समझना, मुझे ये बताओ इसके लिए नॉर्मल अगर मैं बनाऊं, यहाँ नहीं थोड़ा ऊपर, क्योंकि ये रे भी इधर की तरफ आ रही होगी। तो देखो अगर मैं पहले यहाँ रे बना दूं, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल बनेगा। ठीक, अगर ये हमारा नॉर्मल बनेगा तो यही टू सेकंड सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे होनी चाहिए लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जो है वो ऐसी होनी चाहिए पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। अब मुझे बताओ अगर ये हुआ तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का तरीका, अच्छा ये बताओ, ये आई एंगल है, मान लो ये आर है, तो क्या ये भी आर होगा, क्या होगा ना, ज्योमेट्री से देखो ना यार, ये आर है, ये नॉर्मल आपने बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो करोगे। तो इसके लिए मैं ये कहूँ, पहले ध्यान से समझना, थोड़ी इसमें अलग मैथ्स लगेगी। क्या ये 90 माइनस आई, क्या ये एंगल 90 माइनस आर है। तो बताओ क्या इस ट्राइंगल के लिए कहूं तो क्या लिखोगे, एंगल सम 180 डिग्री, तो 60 प्लस 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आर इज इक्वल टू 180। तो ये इससे ये कैंसिल, तो आई प्लस आर की वैल्यू 60 डिग्री आई कि नहीं आई, आई प्लस आर की वैल्यू 60 डिग्री। ये तो इसने तो ये दिया है। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल में क्या कहोगे कि इस वाले के लिए भी कहोगे एंगल सम इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आएगा, ये एंगल आई प्लस 2r प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सही है क्या। अरे भाई ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये देखो 2r, ये i और ये 90 डिग्री। बताओ क्या आया, i प्लस 2r इज इक्वल टू 90। ठीक, तो यहां से मैं अगर कहूं i की वैल्यू, i की वैल्यू क्या 60 माइनस r आएगी, इसमें पुट कर दो, तो 60 माइनस r प्लस 2r इज इक्वल टू कितना 90। यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। तो जब r की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो i कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 60 माइनस 30 दैट इज
30 डिग्री। तो देखो बच्चों, ये था एक अच्छा और गजब क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा और गजब कर रहा हूँ, सोचने की कोशिश करना। ये इसी का पार्ट मैं बना रहा हूँ। इफ 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन अकर, if 3 successive रिफ्लेक्शन अकर, यानी 3 लगातार रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन अकर, है ना। मतलब ये लिख लो ब्रैकेट में, थर्ड फ्रॉम 1, फर्स्ट वाले मिरर से जो थर्ड है वो लग रहा हो, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I so that light ray retraces its path। लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ में देखो 2 3 4 बार अंडरलाइन करी है, इसका मतलब बहुत बड़ी चीज है। लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ का मतलब क्या हुआ कि जिस पाथ को फॉलो करते हुए वो लाइट आई थी ना, वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाए। और इसका आंसर मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ाया, आज उसी में दिया है। ऐसी कौन सी रे मैंने बनाई थी जो उसी रास्ते से आई थी और उसी रास्ते से चली गई। तो थर्ड रिफ्लेक्शन में मैंने ऐसा क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए कि लाइट में जो उसका पाथ है उसका रिट्रेस करने की एबिलिटी आ जाए। ठीक है, चलो मिलेंगे अपन कल, इसके और भी वेरिएशंस करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्लास का टाइम हो चुका है।